एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द कार्नेटिक। कर्नाटक में एंग्लो फ्रेंच प्रतिस्पर्धा व्यापार से आरंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गईं। जब मुगल सत्ता क्षीण हो गई तथा दक्कन के सूबेदार कंपनियों की रक्षा करने में असमर्थ हो गए, तो कंपनियों ने रक्षा के लिए स्वयं ही खड्ग उठाई। इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य व्यापार से अधिक लाभ उठाना था। यह तभी संभव था जब उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जाए तथा दूसरी कंपनी मार्ग से हट जाए, अर्थात वे अपना माल सस्ते से सस्ता खरीद सकें। यह सब तभी संभव था जब देश पर कुछ न कुछ राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त हो जाए। 17वीं तथा 18वीं शताब्दियों में अंग्रेज फ्रांसीसी शाश्वत शत्रु थे तथा ज्यों ही यूरोप में उनका आपसी युद्धारंभ होता, संसार के प्रत्येक कोने में जहां यह दो कंपनियां कार्य करती थी, आपसी युद्ध आरंभ हो जाते थे। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से आरंभ हुआ। उस समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी में था तथा मसूलीपत्तनम, करिकाल, माही, सूरत तथा चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, मुंबई, कोलकाता में थीं तथा अनेक उप कार्यालय थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का जो 1740 में आरंभ हुआ था, विस्तार मात्र ही था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों में 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। डुप्ले ने, जो 1741 से पांडिचेरी का फ्रेंच गवर्नर जनरल था, मॉरिशस स्थित फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोने से सहायता मांगी। ला बोर्डोने 3000 सैनिक लेकर कोरोमंडल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अंग्रेजी नौसेना को परास्त किया। मद्रास को जल तथा स्थल दोनों ओर से उसे फ्रांसीसियों ने घेर लिया। 21 सितंबर को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्धबंदियों में क्लायू भी था। ला बोर्डोने का विचार इस नगर से फिरौती लेने का था, परंतु डुप्ले नहीं माना। ला बोर्डोने एक अच्छी राशि के बदले नगर लौटा दिया, परंतु डुप्ले ने इसको स्वीकार नहीं किया तथा पुनः नगर जीत लिया। फोर्ट सेंट डेविड जो पांडिचेरी से केवल 18 मील दक्षिण में स्थित था, उसे जीतने में असफल रहा। दूसरी ओर अंग्रेजी स्क्वाड्रन ने रियल एडमिरल बुस्कावे के नेतृत्व में पांडिचेरी को घेरने का असफल प्रयास किया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। यह युद्ध फ्रांसीसी 13 साल तक चला। 1746 में 1746 में 1748 में 1749 में 1750 में 1751 में 1752 में 1753 में 1754 में 1756 में 1757 में 1758 में 1759 में 1760 में 1761 में 1762 में 1763 में 1764 में 1765 में 1766 में 1768 में 1769 में 1770 में 1771 में 1772 में 1773 में 1774 में 1775 में 1776 में 1777 में 1778 में 1779 में 1780 में 1781 में 1782 में 1783 में 1784 में 1785 में 1786 में 1787 में 1788 में 1789 में 1790 में 1791 में 1792 में 1793 में 1794 में 1795 में 1796 में 1797 में 1798 में 1799 में 1700 में 1701 में 1702 में 1703 में 1704 में 1705 में 1706 में 1707 में 1708 में 1709 में 1710 में 1711 में 1712 में 1713 में 1714 में 1715 में 1716 में 1717 में 1718 में
तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया। झगड़ा फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास की विजय पर हुआ। नवाब ने दोनों कंपनियों को लड़ते हुए देखकर उन्हें आज्ञा दी कि वे युद्ध बंद करें तथा देश की शांति भंग ना करें। डुप्ले ने मद्रास को जीतकर नवाब को देने का प्रस्ताव किया था, परंतु जब डुप्ले ने अपना वचन पूरा नहीं किया तो नवाब ने अपनी मांग स्वीकार करने के उद्देश्य से अपनी सेना भेजी। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी तथा 700 भारतीय सैनिक थे, महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को आदयार नदी पर स्थित सेंट टोमे के स्थान पर पराजित कर दिया। कैप्टन पैराडाइज की इस विजय ने विदेशी यूरोपीय अनुशासित सेना की ढीली तथा असंगठित भारतीय सेना पर श्रेष्ठता को स्पष्ट कर दिया। एला सापल की संधि जो है वह 1748 में हुई थी। एला सापल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कार्नेटिक वार, ये सेकेंड कार्नेटिक वार 1749 से 1754 तक। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से डुप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी तथा उसने फ्रांसीसी राजनैतिक प्रभाव के प्रसार के उद्देश्य से भारतीय राजवंशों के परस्पर झगड़ों में भाग लेने की सोची। मालेसन ने इस स्थिति का वर्णन किया है। महत्वाकांक्षाएं जाग उठी, परस्पर द्वेष बढ़ गए। जब बढ़ते हुए प्रभाव की आकांक्षाएं द्वार खटखटा रही थी तो यूरोपीय शांति से क्या लेना देना। यह सुअवसर हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण प्राप्त हुआ। आसफ जहां, जिसने दक्कन में लगभग स्वायत्तपूर्ण राज्य बना लिया था, 21 मई 1748 को स्वर्ग सिधार गया। उसका पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के बीच विवाद था, एक बड़े विवाद में परिवर्तित हो गया। डुप्ले ने इस अनिश्चित अवस्था से राजनीतिक लाभ उठाने की सोची तथा मुजफ्फर जंग को दक्कन की सूबेदारी तथा चंदा साहब को कर्नाटक की सूबेदारी के लिए समर्थन देने की बात सोची। अपरिहार्य रूपेण अंग्रेजों को नासिर जंग तथा अनवरुद्दीन का साथ देना पड़ा। डुप्ले को अद्वितीय सफलता मिली। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रेंच सेना ने 1749 के अगस्त मास में वेल्लोर के समीप अंबर के स्थान पर
अनवरुद्दीन को हराकर मार दिया। दिसंबर 1750 में नासिर जंग भी एक संघर्ष में मारा गया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया तथा उसने अपने हितकारियों को बहुत से उपहार दिए। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी सरकारों के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी की अध्यक्षता में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। 1751 में चंदा साहब कर्नाटक के नवाब बन गए। डुप्ले इस समय अपनी राजनीतिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। फ्रांसीसियों के लिए प्रतिकर्ष आने में देर नहीं लगी। स्वर्गीय अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसी तथा चंदा साहब मिलकर भी त्रिचनापल्ली को जीत नहीं पाए। अंग्रेजों की स्थिति इस फ्रेंच विजय से डांवाडोल हो गई। क्लाइव ने जो त्रिचनापल्ली के फ्रांसीसी घेरे को तोड़ने में असफल रहा था, त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट को केवल 210 सैनिकों की सहायता से जीत लिया। चंदा साहब ने 4000 सैनिक भेजे परंतु अर्काट को पुनः नहीं जीत सके तथा क्लाइव ने 53 दिन तक इस सेना का प्रतिरोध किया। फ्रांसीसियों की प्रतिभा को इससे अनंत क्षति पहुंची। 1752 में स्ट्रिगल लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया तथा जून 1752 में घेरा डालने वाले फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के हाथे हथियार डाल दिया। चंदा साहब की भी धोखे से तंजौर के राजा ने हत्या कर दिया। इस प्रकार आज फर्स्ट कार्नेटिक वार और सेकेंड कार्नेटिक वार की विस्तृत व्याख्या मैंने आप लोगों के सम्मुख किया। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह लेक्चर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं, सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवा, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, लेखपाल, पुलिस, तमाम परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।